नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी की ऑनलाइन फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। इससे पिछले टॉपिक में अपन ने कूलाम के नियम के सदिश निरूपण का अध्ययन किया था। इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है आपेक्षिक वैद्युतशीलता। आपेक्षिक वैद्युतशीलता को विशिष्ट परावैद्युतता या परावैद्युतांक भी कहा जाता है। आपेक्षिक वैद्युतशीलता का तात्पर्य दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य ये होती है माध्यम की वैद्युतशीलता और दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य ये होती है निर्वात की वैद्युतशीलता। तो यदि माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात ज्ञात करें तो यह अनुपात यहां पर आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहलाएगा और इस आपेक्षिक वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन आर के द्वारा क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। एप्सिलॉन आर को यहां पर आपेक्षिक वैद्युतशीलता, विशिष्ट परावैद्युतता या परावैद्युतांक के नाम से जाना जाता है। यह है अपने पास निर्वात की वैद्युतशीलता, यह है अपने पास माध्यम की यह है माध्यम की वैद्युतशीलता और ये कौन सी अपने पास निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो यहां पर यदि दोनों स्थितियों में यानी k का जो मान है वो निर्वात में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से यदि अपन ने एप्सिलॉन नॉट निकाला तो 1/4 पाई और क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। इसी प्रकार k बराबर 1/4 पाई क्या होगा, एप्सिलॉन। ये तो है निर्वात में मान, ये होता है माध्यम के लिए। तो यहां से यदि अपन ने एप्सिलॉन निकाला तो 1/4 पाई और क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। यानी यहां से एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन दोनों के समान मात्रक प्राप्त होंगे और वो मात्रक क्या होंगे, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जो होगा उसका मात्रक ही आएगा वो 1/4 पाई और क्या आएगा, k आएगा। 4 पाई यहां पर मात्रकहीन और विमाहीन है। तो यहां जो k का मात्रक है वो उसका रिवर्स मात्रक ही क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन का क्या कहलाएगा, मात्रक कहलाएगा। तो यहाँ k का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या होता है, कूलाम स्क्वायर। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन का जो मात्रक है वो होगा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहां यदि अपन एप्सिलॉन का मात्रक लिखेंगे कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिखेंगे कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इस आधार पर यह कह सकते हैं कि एप्सिलॉन जो r है जिसे आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहा जाता है ये एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि होगी। तो मात्रकहीन भी होगी और मात्रकहीन होने के साथ साथ कैसी होगी, ये विमाहीन राशि भी होगी। तो आपेक्षिक वैद्युतशीलता या विशिष्ट परावैद्युतता या परावैद्युतांक की अपन बात करें तो माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता का जो अनुपात है उस अनुपात को यहां पर आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहा जाता है और ये एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि होगी। एक अन्य रूप में भी इसको परिभाषित कर सकते हैं, जैसे दो स्थिर बिंदुवत आवेश लिए और दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य, जैसे एक स्थिर बिंदुवत आवेश कौन सा हो गया, Q1 हो गया, दूसरा स्थिर बिंदुवत आवेश कौन सा हो गया, Q2 हो गया और इन आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, r है। तो इन आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल यदि देखें तो निर्वात का बल हो जाएगा F नॉट, यह होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन क्या आएगा, r स्क्वायर। अब यदि इन्हीं बिंदुवत आवेशों के मध्य माध्यम की उपस्थिति में बल देखें तो यहां पर यदि इन आवेशों के मध्य कोई माध्यम उपस्थित है तो उस कंडीशन में लगने वाला बल Fm बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 2 हो गई। अब यदि यहां पर F नॉट में Fm का भाग दें यानी निर्वात में दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल और माध्यम में दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले बल का अनुपात ज्ञात करें तो ये अनुपात ये ले रहे हैं तो यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यह आएगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन और ये आएगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएंगे, 1/4 पाई कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर 1/एप्सिलॉन नॉट और 1/एप्सिलॉन या एप्सिलॉन अपॉन क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट प्राप्त होगा यानी F नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, Fm। इसी प्रकार से F नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, Fm। इस स्थिति में एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन जो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जो नॉट होगा ये किसके इक्वल होगा, यहां पर एप्सिलॉन r के क्या होगा, इक्वल होगा। इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल और उन्हीं स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य माध्यम में लगने वाले बल का जो अनुपात होगा उस अनुपात को आपेक्षिक वैद्युतशीलता या विशिष्ट परावैद्युतता या परावैद्युतांक कहा जाता है और इसको अपन एप्सिलॉन r के द्वारा क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ये एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। अब अलग अलग माध्यम के लिए एप्सिलॉन r के मान अलग अलग प्राप्त होते हैं। मात्रकहीन विमाहीन राशि है।
अलग अलग माध्यम के लिए इसके मान भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। सबसे पहले निर्वात में यदि इसका मान देखें तो निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, 1 होता है। इसके बाद वायु की यदि बात करें, वायु में इसका जो मान होगा वो 1.00059 होगा। इसके बाद सुचालक माध्यम की यदि बात करें तो किसी भी सुचालक माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर का जो मान होगा वो मान कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। पानी के लिए एप्सिलॉन आर का जो मान होगा वो 80 या 81 होगा। सामान्य पानी के लिए 80 और आसुत जल के लिए कितना होगा, 81 होगा। कांच के लिए एप्सिलॉन आर का जो मान होगा वो 2.5 से 5 के मध्य होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग मान यहां पर एप्सिलॉन आर के क्या होंगे, प्राप्त होंगे। निर्वात में इसका मान 1 होगा, किसी सुचालक माध्यम की उपस्थिति में इसका मान अनंत होगा। वायु में भी इसका मान लगभग 1 के बराबर माना जाएगा। पानी में इसका मान 80 या कितना होगा, 81 होगा। कांच के लिए इसका मान 2.5 से लेकर के 5 के मध्य प्राप्त होगा। इसके बाद यदि 2 स्थिर बिंदुवत आवेश लें और उन बिंदुवत आवेशों के मध्य में किसी चालक प्लेट को रख दिया जाए, एक बिंदुवत आवेश कौन सा हो गया, Q1 हो गया, दूसरा बिंदुवत आवेश कौन सा हो गया, Q2 हो गया, और इसके बीच में एक चालक प्लेट यहां पर रख दें, यह हो गई अपने पास चालक प्लेट। चालक प्लेट एक सुचालक माध्यम के रूप में क्या करेगी, व्यवहार करेगी। और चालक प्लेट यदि एक सुचालक माध्यम होगा तो यहां से एप्सिलॉन आर का मान कितना आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। इस कंडीशन में स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल Fm बराबर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और Q1 Q2 अपॉन क्या आ जाएगा, R² आ जाएगा। लेकिन चूंकि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना है, एप्सिलॉन आर है, तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट और क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर। यानी यहां से यदि मान देखें तो Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और यह आएगा Q1 Q2 अपॉन क्या आ जाएगा, R²। यहां एप्सिलॉन आर का मान कितना है, अनंत है, तो Fm का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी 2 स्थिर बिंदुवत जो आवेश लिए गए हैं, उन स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य यदि किसी चालक प्लेट को या कोई सुचालक माध्यम उपस्थित होगा तो उनके मध्य लगने वाले जो बल है उस बल का मान क्या होगा, यहां पर 0 प्राप्त होगा। अगला टॉपिक अपने पास आता है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत की यदि बात करें तो इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत एक निकाय है जिसमें कई सारे आवेश विद्यमान हैं। यह आवेश हो गया अपने पास Q0, इसका स्थिति सदिश क्या हो गया, R0 वेक्टर। यह आवेश हो गया Q1, R1 वेक्टर। यह आवेश हो गया Q2, R2 वेक्टर। यह आवेश हो गया Qn, Rn वेक्टर। अब इस n आवेशों के निकाय में से किसी एक निश्चित आवेश Q0 का चयन कर लें। इस निश्चित आवेश Q0 पर Q1 इस तरफ बल लगाएगा, यह बल होगा F01 वेक्टर। Q2 इस तरफ बल लगाएगा, यह बल होगा F02 वेक्टर। Qn इस तरफ बल लगाएगा, यह बल होगा F0n वेक्टर। इस प्रकार से इस निश्चित आवेश Q0 पर जो लगने वाला परिणामी बल होगा वो परिणामी बल इन सभी अलग अलग बलों के सदिश योग के क्या होगा, तुल्य होगा। यानी यहां से F0 वेक्टर बराबर F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F0n वेक्टर क्या होगा, प्राप्त होगा। इसे कहेंगे अपन अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी किसी निकाय में यदि कई सारे आवेश विद्यमान हैं तो उनमें से किसी एक चयनित आवेश पर अन्य सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योग उस चयनित आवेश पर लगने वाले परिणामी बल को क्या करता है, दर्शाता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। इसके लिए अपन ने एक निकाय लिया है। इस निकाय में कई सारे आवेश विद्यमान हैं जिनमें Q0 है, Q1 है, Q2 है और Qn आवेश दर्शाए गए हैं। इसमें से एक चयनित आवेश Q0 का चयन कर लिया। Q0 पर Q1 के द्वारा लगने वाला बल इस तरफ लगेगा जिसे F01 वेक्टर कहेंगे। Q0 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल इस तरफ लगेगा जिसे F02 वेक्टर कहेंगे।
और Q0 पर Qn के द्वारा लगने वाला बल इस तरफ लगेगा, जिसे F0n वेक्टर कहेंगे। इन सभी अलग अलग बलों का मान ज्ञात करके उनका सबका सदिश योग यदि कर दें तो वो सदिश योग यहां पर इस निश्चित आवेश पर लगने वाले परिणामी बल को क्या करेगा, व्यक्त करेगा। अब जैसे यहां पर सबसे पहले अपन ने Q0 पर Q1 द्वारा लगने वाला बल ज्ञात किया, यह होगा F01 वेक्टर। F01 वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, K Q0 Q1 R01 स्क्वायर R01 कैप। इसी प्रकार Q0 पर Q2 द्वारा लगने वाला बल निकालें तो Q0 पर Q2 द्वारा लगने वाला बल निकाला, यह होगा F02 वेक्टर K Q0 Q2 R02 स्क्वायर R02 कैप। इस प्रकार से Q0 पर Qn द्वारा लगने वाला बल निकाला तो यहां से F0n वेक्टर K Q0 Qn R0n स्क्वायर और R0n कैप। तो यहां पर Q0 पर Q1 द्वारा लगने वाला बल, Q0 पर Q2 द्वारा लगने वाला बल, Q0 पर Qn द्वारा लगने वाला बल। अब यदि यहां पर Q0 पर परिणामी बल का मान ज्ञात करना है तो अध्यारोपण के सिद्धांत से इन सभी अलग अलग बलों का सदिश योग कर देंगे। तो यहां से Q0 पर लगने वाले बल की यदि बात की तो F0 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर डॉट 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 और F क्या आ जाएगा, 0n वेक्टर। तो यहां से F0 वेक्टर F01 वेक्टर की यदि बात करें तो K Q0 Q1 R01 स्क्वायर और R01 क्या आएगा, K पाएगा। फिर K Q0 Q2 R02 स्क्वायर और R02 K पाएगा डॉट डॉट प्लस K Q0 Qn R0n स्क्वायर और R0n क्या आएगा, K पाएगा। अब यहां से K Q0 सब में से कॉमन आ रहा है तो F0 वेक्टर बराबर K Q0 को कॉमन लिया, यहां बचेगा Q1 R01 स्क्वायर R01 कैप, Q2 R02 स्क्वायर R02 कैप डॉट डॉट Qn R0n स्क्वायर और R0n क्या आ जाएगा, कैप। तो ये यहां पर Q0 आवेश पर लगने वाला क्या होगा, बल कहलाएगा, जिसको अध्यारोपण के सिद्धांत से अपन ने क्या किया है, ज्ञात किया है। इसको समेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां से F0 वेक्टर K Q0 समेशन I बराबर 1 to n, बट I इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। तो ये QI R0I का स्क्वायर और R0I क्या हो जाएगा, कैप। ये एक लास्ट फॉर्मूला अपने को अध्यारोपण के सिद्धांत से एक निश्चित आवेश पर लगने वाले बल के रूप में क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तो ये अध्यारोपण के सिद्धांत का गणितीय रूप होगा, जिसमें एक निश्चित आवेश पर अन्य सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योग किया गया है और सदिश योग के आधार पर उस निश्चित आवेश पर लगने वाले परिणामी बल को ज्ञात किया गया है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होगा कि यदि किसी निकाय में कई सारे आवेश विद्यमान हैं तो उनमें से किसी एक चयनित आवेश का चयन कर लें, उस चयनित आवेश पर अन्य सभी आवेश क्या करेंगे, अलग अलग परिमाण का अलग अलग दिशाओं में क्या करेंगे, बल लगाएंगे। तो उस चयनित आवेश पर लगने वाला परिणामी बल सभी अलग अलग बलों के सदिश योग के क्या होगा, तुल्य होगा। अगला जो टॉपिक आता है अपने पास आता है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश की यदि बात करें तो एक एकांक आवेश इसको कहा जा सकता है। ये एक अल्पतम धनात्मक आवेश होता है जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, लेकिन किसी अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र के द्वारा इस पर प्रभाव पड़ता है। परीक्षण आवेश की यदि बात करें, परीक्षण आवेश टेस्टिंग चार्ज कहलाएगा। इसको अपन Q0 के द्वारा क्या करेंगे, दर्शाएंगे। तो परीक्षण आवेश को Q0 के द्वारा दर्शाया जाएगा, एक टेस्टिंग चार्ज होगा। ये एकांक धनावेश कहा जा सकता है, एकांक धनावेश, लेकिन इसका मान 1 कूलाम नहीं होगा। 1 कूलाम नहीं होने का मतलब है ये क्या होगा, अल्पतम धनात्मक आवेश होगा। इसका परिमाण इतना कम होगा कि इसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। जब एक अन्य आवेश के संपर्क में आएगा तो इस पर ही बल लगेगा, ये किसी आवेश पर बल नहीं लगा सकता।
तो परीक्षण आवेश का सीधा सा मतलब हो गया कि एक एकांक धनावेश या अल्पतम धनात्मक आवेश, इसको लिखने का जो तरीका होगा Q नॉट, इसको इस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 और क्या होगा Q नॉट, और इसे परीक्षण आवेश क्या कहेंगे, Q नॉट कहेंगे। तो परीक्षण आवेश की यदि बात करें तो एक अल्पतम धनात्मक आवेश या एकांक आवेश को परीक्षण आवेश कहेंगे। एक ऐसा आवेश जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, लेकिन अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र के द्वारा इस पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। यह किसी अन्य आवेश को प्रभावित नहीं करता। तो इस प्रकार के आवेश को अपन क्या कहेंगे, परीक्षण आवेश कहेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यदि अपन बात करें तो अपने पास एक स्थिर बिंदुवत आवेश लिया, स्थिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र है तथा वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालें अपन, तीव्रता ज्ञात करें। तो अपन ने यहां पर लिया है एक स्थिर बिंदुवत आवेश, इसको अपन ने Q के द्वारा व्यक्त कर दिया। इस स्थिर बिंदुवत आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र बनेगा। तो ये इसके चारों ओर बनने वाला क्या हो गया, एक क्षेत्र हो गया। इस क्षेत्र में जब हम किसी परीक्षण आवेश को लाएंगे तो वो परीक्षण आवेश यदि बल अनुभव करता है तो इसके चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। यदि परीक्षण आवेश बल अनुभव नहीं करेगा तो वहां पर इसका कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं होगा। यानी किसी भी स्थिर बिंदुवत आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को यदि अपन लाते हैं तो परीक्षण आवेश जब यहां पर होगा तो इस पर कोई बल नहीं लगेगा, और जब परीक्षण आवेश यहां पर आएगा तो इस पर इस तरफ क्या होगा, बल लगना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसका मतलब किसी भी स्थिर बिंदु आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लाने पर यदि वो परीक्षण आवेश बल अनुभव करता हो तो इस क्षेत्र को क्या कहेंगे अपन, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यदि अपन बात करें तो किसी भी स्थिर बिंदुवत आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को जब लाएंगे तो परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल होगा वो बल ही क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नाम से जाना जाएगा। मान लिया ये एक स्थिर बिंदुवत आवेश क्या है, Q है। ये इसके विद्युत क्षेत्र में कुछ दूरी r पर एक बिंदु कौन सा है, P है। अब किसी परीक्षण आवेश को जब बिंदु Q पर रखा जाएगा, बिंदु P पर रखा जाएगा तो परीक्षण आवेश पर एक बल लगना प्रारंभ होगा। परीक्षण आवेश पर ये प्लस आवेश है, ये भी प्लस है, तो यहां पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। इस बल को नाम दे दिया F वेक्टर। तो यहां पर परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल है उसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन E वेक्टर के द्वारा व्यक्त करेंगे। तो E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, Q नॉट हो जाएगा। यहां से E वेक्टर ये लगा दिया लिमिट Q नॉट टेंड्स टू क्या हो गया 0, F वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा Q नॉट। ये कहलाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें क्या होगा, किसी भी स्थिर बिंदुवत आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर यदि परीक्षण आवेश रखा हुआ है तो परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल है उस बल को ही विद्युत क्षेत्र की क्या कहेंगे, तीव्रता कहेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E वेक्टर के द्वारा व्यक्त करेंगे, यानी एक सदिश राशि है और इसकी जो दिशा होगी वो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा के अनुदिश होगी, यानी E वेक्टर और F वेक्टर दोनों क्या होंगे, समान दिशा में होंगे। तो यहां से इसका मैथमेटिकल जो फॉर्म होगा वो E वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 और F वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, Q नॉट हो जाएगा। यहां से यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकालें तो यहां अपन देख रहे हैं कि E बराबर F अपॉन क्या है, Q नॉट है। E का मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। Q नॉट का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो यहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक हो जाएगा वो मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। यदि इसकी विमा निकालना चाहें तो बल की विमा होती है m1 L1 T-2। कूलम को अपन लिख सकते हैं A1 और क्या लिख देंगे, T1। तो यहां से E की जो विमा आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, m1 L1 T-3 और A माइनस क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ये यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, विमाएं हो गई। इसके बाद विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको एक अन्य मात्रक के रूप में भी क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। जैसे दो चालक प्लेटें लें, एक चालक प्लेट ये हो गई, इस प्लेट का नाम A हो गया, दूसरी चालक प्लेट ये हो गई, इसका नाम क्या हो गया, B हो गया। इन दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना है, V है। तो विभवांतर क्या हो गया, V हो गया। दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो दूरी कितनी है, D है। तो इस कंडीशन में यहां पर इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का जो मान होगा वो यहां पर विभवांतर
v और दूरी d के अनुपात के रूप में क्या होगा, प्राप्त होगा। यानी E बराबर v अपॉन क्या आ जाएगा, d। v का मात्रक क्या होगा, वोल्ट, d का मात्रक क्या होगा, मीटर। तो यहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक अन्य मात्रक आ जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, जिसको अपन वोल्ट प्रति मीटर इस रूप में भी क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक हो गए। एक मात्रक तो हो गया न्यूटन पर कूलम और दूसरा मात्रक क्या हो गया अपने पास, वोल्ट पर मीटर। और यहां से इसका जो विमेय सूत्र होगा वो होगा m1 L1 T-3 और A-1 होगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी भी स्थिर बिंदुवत आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को यदि लाया जाए तो वो परीक्षण आवेश यदि बल अनुभव करता हो तो उस निश्चित क्षेत्र को क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, किसी स्थिर बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल होगा उस बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाएगा। यानी E को F/Q0 के रूप में क्या करेंगे, अपन व्यक्त करेंगे। अगला जो टॉपिक है वो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मैथमेटिकल फॉर्म ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना है वो देखें। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह अपने पास एक बिंदु A है और इस बिंदु A पर एक आवेश क्या रख दिया, Q रख दिया, बिंदुवत आवेश है। यहां से R दूरी पर यह बिंदु कौन सा हो गया, P हो गया। इस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। इसके द्वारा इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, लगने वाला बल क्या होगा, F वेक्टर होगा। कूलाम के नियम से F वेक्टर का मान यदि ज्ञात करें तो F वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, Q0 अपॉन R स्क्वायर और क्या हो गया, R के। इसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगाएं तो तीव्रता क्या होती है, E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन क्या होती है, Q0। F वेक्टर का मान Q0 R स्क्वायर R के और अपॉन क्या हो गया, Q0। Q0 से Q0 कैंसिल, तो E वेक्टर बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर और R के। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का किसी स्थिर बिंदु आवेश के कारण उससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मैथमेटिकल फॉर्म है, सदिश रूप है। यदि इसको अदिश रूप में लिखेंगे तो E बराबर सीधा सीधा KQ अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से आज हमने ये 5 टॉपिक पढ़े हैं। पहला आपेक्षिक विद्युतशीलता, दूसरा अध्यारोपण का सिद्धांत, तीसरा परीक्षण आवेश, चौथा विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पांचवा है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन टॉपिक्स में यदि किसी तरह की कोई समस्या हो तो स्कूल प्रबंधन से या मुझसे इस नंबर पर संपर्क करने का कष्ट करें। इसके अलावा इससे संबंधित कुछ प्रश्न और इससे संबंधित जो नोट्स हैं वो इसके साथ में डाले जा रहे हैं। धन्यवाद।